तो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का न्यू एकेडमिक सेशन 2022-23 में। आज की क्लास शुरुआत करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि होने वाला है इंट्रोडक्शन। बट बच्चा, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सिलेबस उठाकर जरूर देख लेना। देखो, आपने भले ही कोई भी रिफ्रेशर बुक परचेस की हो, ये बात याद रखना, रिफ्रेशर बुक पब्लिश पहले हो चुकी थी। सीबीएसई ने न्यू सिलेबस इशू बाद में किया है, तो काफी सारे चेंजेस सीबीएसई ने सिलेबस में किए हैं, वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। तो चलो, सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होने वाला है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंट है, सारी ही चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चा लोग, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बच्चा, जो ये शब्द है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक है मैक्रो और दूसरा है इकोनॉमिक्स। चलो एक एक से बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक टर्म से लिया गया है। कहां से लिया गया है बच्चा? सबसे पहला क्वेश्चन, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो टर्म ग्रीक टर्म MAKROS मैक्रो से लिया गया है। कहां से? MAKROS मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज, जिसका मतलब होता है लार्ज। और इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। तो बच्चा लोग ये याद रखिएगा, मैक्रो का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी एज अ होल। यानी अब आपको एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में नहीं पढ़ना, अब आपको वो सारी बातें पढ़नी है जो इकोनॉमी एज अ होल के लिए पढ़ेंगे। यानी पूरी इकोनॉमी को, पूरे देश को एक साथ लेके पढ़ाई करेंगे। चलो, यहां मैक्रो का मतलब तो समझ गए, इकोनॉमिक्स। अच्छा बच्चा, इकोनॉमिक्स तो कम से कम 11th क्लास की डेफिनेशन तो याद होगी, 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। मैं आपको शॉर्ट में डेफिनेशन याद दिलाता हूं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द, मेन इंपॉर्टेंट लाइन, कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मींस इन सच अ मैनर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स मिल जाए एंड सोसाइटी को सोशल वेलफेयर मिल जाए। तो बच्चा, यहां पर मैं आपको एक मेन लाइन लिख देता हूं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मींस। ये याद रखिएगा, एलोकेशन ऑफ स्केर्स मींस। और बच्चा, आप लोगों को शायद ये स्केर्स मींस का मतलब तो याद होगा, स्केर्स मींस लिमिटेड, और मींस का मतलब रिसोर्सेस यानी संसाधन। अच्छा जरा याद करो बच्चा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स याद करो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, कॉस्ट पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा, बहुत सारी बातें करी। सब में हमने बेसिकली यही पढ़ा कि रिसोर्सेस को कैसे फुली यूटिलाइज किया जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको 500 रुपीज दिए और मैंने आपसे कहा दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाओ, तो आप बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशंस बताते थे, इंडिफरेंस कर्व बनाते थे, बहुत कुछ पढ़ा। यानी जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, यहां पर 500 रुपए, उनको एलोकेट करना, उनका बंटवारा करना। यानी आप 500 रुपए में क्या क्या चीजें खरीदोगे, दैट इज एलोकेशन ऑफ स्केर्स मींस। ठीक है। अच्छा, इसी में आप लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, इसी से रिलेटेड थी बच्चा लोग, ये आप कैसे भूल सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। इसी को बच्चा बोलते थे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। ये बातें कैसे भूल सकते हो, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना ही क्या कहलाता है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब बच्चा जरा वापस से डेफिनेशन पर आओ। देखो, मैक्रो टर्म अलग हो गया, इकोनॉमिक्स टर्म अलग हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies problem of scarcity or problem of choice at the level of economy as a whole। बच्चा लोग मेरे साथ सभी लोग याद कर लो, साथ साथ में याद करते हुए चलना। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है
जहां पर प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को पढ़ते हैं, किसके लिए? एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। हाँ, ये भी याद रखना, मैक्रो वर्ड कहां से आया है? ग्रीक टर्म MAKROS यानी मैक्रोस से। चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग तो कम से कम समझ गए। तो बच्चा लोग एक बार जरा रीड आउट भी कर लो, देखो बुक की लैंग्वेज भी जरा पढ़ लो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जल्दी से बच्चा लोग सभी लोग रीड आउट करेंगे। द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म। ओरिजिन कहां से हुआ है? ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। इसका मतलब क्या होता है? लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सिंपल सी डेफिनेशन थी, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन थी। चलो एक और बच्चा डेफिनेशन है, ये मीनिंग कहलाती है, ये डेफिनेशन कहलाती है। डेफिनेशन मींस एक प्रॉपर इकोनॉमिस्ट के द्वारा कहे गए शब्द। देखो जरा, तो इन दी वर्ड्स ऑफ MH स्पेंसर, इन्होंने जरा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, लगभग सेम ही है, एक बार रीड आउट कर लो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न करता है? इकोनॉमी एज अ होल से और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। ओके, चलो इसके बाद इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज फोकस्ड ऑन सच प्रॉब्लम्स एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चा एग्जाम्पल भी याद करते चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन सब प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जाता है, इन सब प्रॉब्लम्स को अटेंशन किया जाता है, जैसे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे बेरोजगारी। बेरोजगारी से मतलब किसी एक इंसान से नहीं होता है, हमारे देश में टोटल कितने लोग बेरोजगार हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। टोटल कंट्री की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बच्चा इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई का मतलब किसी एक वस्तु से नहीं होता है, जब हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऐसे ही दी नेशंस टोटल आउटपुट, हमारा टोटल आउटपुट पूरे देश का, जिसे हम लोग GDP बोलते हैं, ठीक है, एंड अदर मैटर्स ऑफ इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस, और वो सारे मैटर्स जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी बच्चा MH स्पेंसर के द्वारा दी गई डेफिनेशन। तो शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स की कम से कम मीनिंग तो क्लियर हो गई। जो बात यहां पढ़ी थी वही बात लगभग यहां पढ़ी है, बस इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्फ्लेशन था, उसके बाद टोटल आउटपुट यानी GDP था, और बाकी वो सारे मैटर्स जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कम से कम मीनिंग तो क्लियर हुई। मीनिंग के बाद आओ जरा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चा ये टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, पहले तो समझेंगे, उसके बाद देखो टोटल 8 पॉइंट हैं। तो आप कहोगे सर 8 के 8 पॉइंट याद तो रहेंगे नहीं, तो एक काम करेंगे यार, लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूंगा, जिससे बेटा 8 के 8 पॉइंट आपकी फिंगर्स पे होंगे। ठीक है, तो पहले समझो बाद में रटो। इस बार पढ़ाई की जिम्मेदारी पंकज भैया के साथ करो। चलो आओ जरा, तो सबसे पहले मीनिंग की ही बात करते हैं। यहां पर लिखा है लेवल ऑफ स्टडी। लेवल ऑफ स्टडी कहो या फिर मीनिंग कहो, तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहां है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th पढ़ चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, चाहे इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, चाहे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, चाहे एक फर्म हो, चाहे एक बिजनेस हो, इंडिविजुअल यूनिट की बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यार सेम यहां पर आपको याद करना है, क्या याद करना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। बड़ा सिंपल है, पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है, क्या था पॉइंट? लेवल ऑफ स्टडी। आप किस लेवल पे स्टडी करते हो, तो दोनों में ही एक बात तो कॉमन है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स।
चलो सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एजम्पशन ऑफ स्टडी। एजम्पशन शायद याद हो यार, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत सारी एजम्पशंस पढ़ी है, याद होगा शायद आपको। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर एजम्पशंस की। सब में हमने एजम्पशंस पढ़ी थी बेटा। जब आपने क्लास 11th में डिफरेंस पढ़ा था ना माइक्रो और मैक्रो का, तो वहां हमने ये पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट होती है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में जरा समझा देता हूं इस पॉइंट को। देखो बच्चा, एक मिनट के लिए जरा वापस से यहां पर आओ, एक ब्लैंक पेज पर आओ। देखो सुनिएगा बेटा और जरा ध्यान से समझिएगा। देखो एक तरफ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जरा समझना हम किस में क्या पढ़ते हैं पहले वो समझना, क्योंकि माइक्रो में ये कांस्टेंट और मैक्रो में ये कांस्टेंट। माइक्रो पढ़ेंगे तो मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट, मैक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट। देखो दोनों में पढ़ते क्या क्या है वो समझो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक फर्म के द्वारा कितना आउटपुट बनाया गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट या फिर इनकम, ठीक है। इनकम और आउटपुट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसमें पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी एक फर्म से कितना आउटपुट निकल रहा है, एक पर्सन के पास कितनी इनकम जा रही है, माइक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो में क्या पढ़ते हैं, टोटल आउटपुट। मैक्रो में तो यार टोटल पढ़ते हैं ना, एग्रीगेट्स, तो टोटल आउटपुट पढ़ते हैं, साथ ही टोटल एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ते हैं। अब बच्चा जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, माइक्रो पढ़ेंगे तो ये कांस्टेंट होगा। तो अब जरा पॉइंट ध्यान से सुनना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखोगे, सुनो। माइक्रो में ये कांस्टेंट करो, टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज टेकन एज कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाइल इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर ये कांस्टेंट है लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। चलो ऐसे ही मैक्रो मराओ, मैक्रो पर आ जाओ जल्दी से। क्या पढ़ोगे, ये वाला कांस्टेंट। तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इज टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रहेगा ना, दोबारा से सुनो, शॉर्ट में समझो, जल्दी से समझो। देखो पॉइंट क्या है, माइक्रो में मैक्रो वाला कांस्टेंट और मैक्रो में माइक्रो वाला कांस्टेंट। याद रहेगा, माइक्रो में मैक्रो वाला कांस्टेंट और मैक्रो में माइक्रो वाला कांस्टेंट। चलो बच्चा, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, कौन सा, माइक्रो, माइक्रो पढ़ोगे तो टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कांस्टेंट, जबकि ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है मैक्रो का, ठीक है। ऐसे ही जब आप मैक्रो पढ़ोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम कैसा रहेगा, कांस्टेंट, जबकि ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चल इसी चीज को एक बार रीड आउट भी कर लो, इसी चीज को रीड आउट कर लो, अच्छे से समझ भी लो। देखो बच्चा, पॉइंट था असम्पशन ऑफ स्टडी। देखो और ध्यान से जरा समझिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट था असम्पशन ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में मैक्रो वाले कांस्टेंट, तो टोटल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट है, जबकि ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है मैक्रो के। ऐसे ही मैक्रो मराओ, मैक्रो पर आओ तो माइक्रो वाले कांस्टेंट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इनकम टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल इट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझने वाला पॉइंट था। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर है सेंट्रल इशू। मेन इशू क्या है माइक्रो का, सेंट्रल इशू क्या है मैक्रो का। तो माइक्रो तो शायद याद होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, शायद जस्ट अभी पढ़ा है। तो माइक्रो का जो सेंट्रल इशू है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। माइक्रो का ध्यान रखना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपसे 1 से 2 नंबर में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन इशू होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि टोटल आउटपुट कितना है, देश की जीडीपी कितनी है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है,
कितने लोगों को टोटल रोजगार मिला है। चलो आगे बढ़ो और अब जरा आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। बच्चा लोग सिर्फ 8 ही पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट है, ठीक है, 8 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 के 8 पॉइंट के लिए शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा, आसानी से याद हो जाएंगे। जल्दी से आ जाओ 5वें पॉइंट पर। देखो 5वें पॉइंट पर आओ, इकोनॉमिक वेरिएबल। सिंपल पॉइंट, इकोनॉमिक वेरिएबल, वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, जो यार अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से जो चेंज हो जाता है वो वेरिएबल। जैसे मैथमेटिक्स याद करो, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल पढ़ा था ना, यहां पर देखो इकोनॉमिक वेरिएबल। सिंपल पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स। कोई दिक्कत है क्या? इकोनॉमिक वेरिएबल्स माइक्रो में माइक्रो वेरिएबल्स, मैक्रो में मैक्रो वेरिएबल्स। लेकिन एक एक एग्जांपल याद रखना, जैसे माइक्रो में कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई, और मैक्रो का याद करो, मैक्रो टोटल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। यहां था कंज्यूमर्स डिमांड, यहां है एग्रीगेट डिमांड, यहां था प्रोड्यूसर सप्लाई और यहां है एग्रीगेट सप्लाई, तो आसानी से याद हो जाएगा। चलो 5वें पॉइंट पर आओ, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ये बताओ, आप ही लोग बताओगे, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स आते हैं? यस और नो? क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स यानी टोटल आते हैं? अगर आप लोगों से ऐसे ही पूछूं ना, आप कहोगे सर नहीं आते, बट बच्चा गलती कर जाओगे। एग्रीगेट्स आपके माइक्रो में भी आते हैं, एग्रीगेट्स आपके मैक्रो में भी आते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक फर्म के या एक प्रोडक्ट का आउटपुट आता है माइक्रो में, जबकि मैक्रो में एग्रीगेट्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स या फिर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारी कंपनीज को जोड़ दो, सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ दो, तो वो मैक्रो। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करोगे, सिर्फ एक ही वस्तु की बात करोगे, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। चलो ये रीड आउट करो। तो माइक्रो में इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल दी फर्म्स। देखो जरा, माइक्रो क्या लिखा है? ऑल दी फर्म्स, बट प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी। बट बच्चा एक ही कमोडिटी की बात कर रहे हैं यार, एक ही गुड्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक वस्तु की, किसका पार्ट होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑल दी फर्म प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर कमोडिटी इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और यहां पर इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री आता है, सिर्फ एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम। जबकि मैक्रो पर आओ तो एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, सारी की सारी इकोनॉमिक यूनिट्स, देश में जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबका आउटपुट प्लस कर दो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यहां पर आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हो पूरी इकोनॉमी का, यहां पर इक्विलिब्रियम पढ़ते थे सिर्फ एक फर्म का, ठीक है। यहां पर ऑल दी फर्म प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर कमोडिटी, यहां पर ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स। चलो आगे बढ़ते चलो, 6वें पॉइंट पर आ जाओ, इकोनॉमिक एजेंट। अगेन यार आपसे पूछेंगे ये इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं, है ना, आपसे पूछ सकते हैं ना कि ये इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं। देखो सारे पॉइंट नजर आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट सबसे पहले तो समझो ये है क्या। इकोनॉमिक एजेंट वो पर्सन होते हैं या वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। जो भी पर्सन, जो भी इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं वो इकोनॉमिक एजेंट कहलाते हैं। अब पॉइंट तो सिंपल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन कौन लेता है? एक सिंगल इंडिविजुअल, जबकि मैक्रो में एक इंस्टीट्यूट, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हमारे देश की सरकार, जैसे नाबार्ड, जैसे कॉमर्शियल बैंक। यानी जब बेटा पूरे देश की बात आती है ना, तो एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले पाता है, वहां पर इंस्टीट्यूट आता है। चलो तो इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, जबकि मैक्रो में यहां पर इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट। चलो बच्चा लास्ट के 2 पॉइंट और हैं, बस ज्यादा नहीं पकाऊंगा, लास्ट के 2 पॉइंट और हैं, इन्हें और समझो, इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूंगा बढ़िया से, ठीक है। चलो तो ओके, तो आ जाओ बच्चा लोग
तो 2 पॉइंट और समझो। 7th पॉइंट हमारे पास मेथड ऑफ स्टडी। अब किस मेथड पर स्टडी करते हो, यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ते हो उसे क्या कहते हैं। और आपसे बेटा इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो पहले यार ये शब्द समझ लो, पार्शियल, पार्शियल मींस आधा अधूरा। जब हम पूरे देश की बात ना करके सिर्फ कुछ ही पार्ट की बात करें, सिर्फ एक ही यूनिट की बात करें, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मींस इक्विलिब्रियम ऑफ वन फर्म या वन प्रोडक्ट, ठीक है। जबकि जनरल का मतलब, जनरल मींस जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, यानी इकोनॉमी ऐसा होल के लिए। तो अब आप समझ तो चुके होंगे, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ते हो वो कहलाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रो में पार्शियल, जबकि मैक्रो में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। चलो एक अंतिम पॉइंट, एक अंतिम पॉइंट, 8वां पॉइंट, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है बच्चा लोग लॉजिकल, या फिर हम लोग लॉजिक्स बोल सकते हैं। माइक्रो के लॉजिक्स मैक्रो में काम नहीं करेंगे और मैक्रो के लॉजिक्स माइक्रो में काम नहीं करेंगे। यानी यहां पर यह बात समझ लो कि माइक्रो को अलग पढ़ते हैं, मैक्रो को अलग पढ़ते हैं। अगर आप मैक्रो और माइक्रो को कंबाइन करके सोचो ना तो बेटा काम गड़बड़ हो जाएगा। माइक्रो के लॉजिक मैक्रो में काम नहीं करेंगे, ऐसे ही मैक्रो के लॉजिक माइक्रो में काम नहीं करेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। देखो, जैसे एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन अगर पैसे बचा के चलता है तो बेटा उसका भविष्य काफी अच्छा होगा, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी होगी, है ना। अच्छी बात है भाई, एक इंसान सेव करता है उसका जीवन काफी अच्छा होगा। लेकिन सोच के देखो, अगर देश के अंदर सब लोग पैसा बचाना स्टार्ट कर दें, मैं भी पैसा बचाऊं, तुम भी पैसा बचाओ, सारे लोग पैसा बचाना स्टार्ट कर दें, क्या होगा? खर्च तो करेंगे नहीं, पैसा बचा रहे हैं, क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो प्रॉस्पेरिटी तो छोड़ो यार, देश हमारा गरीबी की तरफ बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हो ना, माइक्रो की बात की, एक इंसान की बात की तो उसका भविष्य काफी अच्छा होगा। मैक्रो में सेम लॉजिक लगाया, सब लोग पैसा बचाएंगे, क्या होगा? देश गरीबी की तरफ बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी यार, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, गरीब हो जाएंगे लोग। चलो देखो, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। अगर एक इंसान बचाता है भाई फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, यहां पर आओ, इफ ऑल द पीपल इन इकोनॉमी सेव्स मोर, डिमांड आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आपका डिक्लाइन हो जाएगा, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगा, इकोनॉमी विल ड्राइव इन टुवर्ड्स फ्यूचर पॉवर्टी रेदर देन प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी की जगह पॉवर्टी की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। चलो बच्चा लोग, पॉइंट्स तो हो गए समाप्त, पॉइंट तो हो गए समाप्त। काफी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे, सर शॉर्ट ट्रिक दे दो, 8 के 8 पॉइंट हम लोग याद कर लें। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरे साथ याद कीजिएगा, ठीक है, याद करो, यहां लिख भी लो, इकोनॉमिक एजेंट एज्यूम्स, पैराडॉक्स मेथड एंड सेंट्रल लेवल एग्रीगेशन। एक ही तो लाइन है यार, याद नहीं कर पाओगे, कितनी आसान लाइन है। जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं ना, इकोनॉमिक एजेंट याद करो, इकोनॉमिक एजेंट क्या करते हैं? एज्यूम करके चलते हैं। इकोनॉमिक एजेंट एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। क्या मान के चलोगे? एक तो पैराडॉक्स मेथड को, दूसरा सेंट्रल लेवल एग्रीगेशन को। इतनी सी लाइन याद नहीं होगी, मेरे साथ सब लोग 3 बार बोलो, रिपीट करो। क्या रिपीट करोगे? जो लिखा है, इकोनॉमिक एजेंट एज्यूम्स, एक तो पैराडॉक्स मेथड, दूसरा सेंट्रल लेवल एग्रीगेशन। जल्दी से बच्चा 3 बार बोलो, पढ़ के बोलो, इकोनॉमिक्स एजेंट एज्यूम, पैराडॉक्स मेथड एंड सेंट्रल लेवल एग्रीगेशन। एक बार और बच्चा क्या पढ़ोगे? इकोनॉमिक एजेंट एज्यूम, पैराडॉक्स मेथड एंड सेंट्रल लेवल एग्रीगेशन। चलो बच्चा, मेरे लिए एक बार और क्या याद करोगे? इकोनॉमिक एजेंट एज्यूम्स, एक तो पैराडॉक्स मेथड, दूसरा सेंट्रल लेवल एग्रीगेशन। चलो आ जाओ, अब है क्या वो सुनो। सबसे पहले कितने शब्द हैं? एक इकोनॉमिक, दूसरा एजेंट, तीसरा एज्यूम, चौथा पैराडॉक्स,
पांचवा मेथड, पहले देख लो कितना है, आज छठवा सेंट्रल, सातवां लेवल, आठवां एग्रीगेशन। बच्चा सोच रहे होगे यार एक ही सेंटेंस है 8 शब्द हैं और बेटा पॉइंट भी 8 ही थे, तो अगर ये लाइन याद कर ली, मैं कहता हूं 8 के 8 पॉइंट कहीं नहीं गए यार हमारे। देखो जरा, सबसे पहला इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में हमारे पास है सबसे पहले इकोनॉमिक वेरिएबल, आ जाओ बच्चा लोग, ठीक है। एजेंट में है हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट, फिर एज्यूम, तो एज्यूम में था हमारे पास एजम्पशन ऑफ स्टडी, फिर पैराडॉक्स मेथड आपको नजर आ रहा होगा यहां पर, मेथड तो मेथड ऑफ स्टडी नजर आ रहा होगा यहां पर, सेंट्रल में है हमारे पास सेंट्रल इश्यूज यहां पर, देन लेवल में लेवल ऑफ स्टडी दिख रहा है यहां पर, और एग्रीगेशन में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन नजर आ रहा है यहां पर। मैंने तो बच्चा आपकी पूरी खिचड़ी बना दी, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये लाइन याद हो जाए, कौन सी, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन याद हो जाए ना, तो बच्चा लोग मजा आ जाए। कौन सी, इकोनॉमिक एजेंट एज्यूम्स, एक तो पैराडॉक्स मेथड, दूसरा सेंट्रल लेवल एग्रीगेशन। तो बड़ा ही सिंपल है बच्चा लोग, उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को आज की क्लास में बहुत बहुत मजा आया होगा। चलो, अगर क्लास वाकई अच्छी लगी है, इतनी बातें याद भी हो रही हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग भी क्लियर हो चुकी है, तो बच्चा लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, और सिलेबस उठा के जरूर देखना, सिलेबस के हिसाब से ही चल रहा हूं। चलो बच्चा लोग, तो फिलहाल आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।